प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पुनः आपका गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब नगरीकरण की अवधारणा, उसकी विशेषताएं और नगरीकरण का भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा तो के बारे में बात करेंगे। पहले कक्षा में हम सभी ने नगरीकरण और नगरीकरण के जनसंख्यात्मक और समाजशास्त्री पहलुओं पर और उसकी अवधारणा के ऊपर बात किया था। आज हम सबका प्रयास होगा कि अति संक्षेप में 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरी बात को समाप्त किया जाए, ताकि इन दो कक्षाओं के माध्यम से नगरीकरण के विभिन्न बिंदु आपके सामने प्रस्तुत हो सके और उसके बाद इस पर जो हमने नोट्स निर्मित किया है वो भी जब आपके साथ साझा कर लिया जाएगा तो नगरीकरण का जो की अवधारणा है वो हम सभी लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं मंगलमय होंगे, परिवार में अपने सभी लोगों का आप ध्यान रख रहे होंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए हम सब अब नगरीकरण की कुछ विशेषताओं को हम आपके सामने रख दे रहे हैं। ये नोट्स के रूप में भी उपलब्ध है, तो इसलिए इसको समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो नगरों में बड़े पैमाने पर श्रम का विभाजन होता है, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा के रूप में भी देख लिया कि पुरुष 75% पुरुष द्वितीयक क्षेत्र के कामों में लगा हो, यानी वो कृषि कार्य न कर रहा हो, दूध उत्पादन में न लगा हो, डेयरी उद्योग में न हो, इस तरह के जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य के अतिरिक्त वो निर्माण के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो। तो जब ये सारी चीज होगी तो श्रम का विशेषीकरण होगा। कोई कुछ काम को करने वाला एक्सपर्ट होगा, कोई किसी काम को करने वाला एक्सपर्ट होगा, और विशेषीकरण जितना ही किसी के पास ज्यादा होगा उसके श्रम की कीमत उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। तो नगरीय व्यवस्था में, नगरीकरण में श्रम का विभाजन या श्रम का विभाजन में विशेषीकरण का बड़ा महत्व है। तो पहली बिंदु तो ये हो गई। नगरों में लोगों में ज्यादा जो काम होता है वो मशीनों के माध्यम से होता है, तो मशीनों का यहाँ पर ज्यादा महत्व है। प्रौद्योगिकी के अनेक साधन उपलब्ध हैं, उनके थ्रू नगरीकरण या नगर में वो काम होता है, या ये ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता भी है, इसका विकास होता है। तो मशीन का, प्रौद्योगिकी का नगरों में या नगरीकरण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। नगरों में लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगहों पर जाने में समर्थ होते हैं। क्यों होते हैं? और इसीलिए होता है कि आवागमन के साधन उपलब्ध है, यानी गतिशीलता है। तो जो सबसे बड़ी विशेषता हम लोगों के नगरीकरण में है वो मोबिलिटी का है। तो जहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर नगरों का विकास या नगरीकरण या नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। तो ये पहला तो हम लोगों ने कर लिया कि नगरों में जो काम होगा उसका श्रम विभाजन होगा। दूसरा, तकनीक का और प्रौद्योगिकी का उपयोग ज़्यादा होगा, और आवागमन के साधन का तीव्र गति से विकास होगा। ये जो है नगरीकरण की विशेषताओं के रूप में होगा। और वहाँ पर जो वातावरण निर्मित किया जाता है, अब जैसे हम गांव में कहते हैं ना कि गांव के लोग प्रकृति के करीब होते हैं, नेचर के करीब, हम नेचर से क्रिया करते हैं। तो जब नेचर से क्रिया होगी तो प्रकृति के साथ सीधा संबंध हुआ। और शहरों में जो वातावरण है वो मानव के द्वारा निर्मित है। गर्मी है तो एसी लगाना है, कूलर लगाना है, खाने पीने के तरीके में भी तमाम तरह के फूड्स के लिए अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था है। इस पर जितनी बात आप कह लें वो पर्याप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें जीवन की हैं वो सब जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण निर्मित है।
आज इस समय लॉकडाउन की स्थिति में इस पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर प्रदूषण नहीं है इस समय, हवा एकदम स्वस्थ है। यहाँ तक कि लोग पंजाब से, जालंधर से और अन्य जगहों से सीधे हिमाचल के पहाड़ों को लोग देख रहे हैं। इतना साफ साफ सुथरी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण कम हुआ है। तो ये क्यों कम हुआ कि हम मानव निर्मित स्थिति थी, प्रकृति से करीब नहीं थे, और आज ये मानव निर्मित व्यवस्थाओं से थोड़ी दूरी बनी है तो ये सारी स्थितियाँ बदल गई हैं। अब इसके बाद हम तुरंत थोड़ी सी बात करें कि नगरों के विकास में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें एक औद्योगिकरण महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है शहरों में। औद्योगिकरण रोजगार के क्षेत्रों को विस्तृत करता है। फिर से औद्योगिकरण के कारण परिवहन और संचार की सुविधा में बदलाव होता है। औद्योगिकरण के कारण अब जब औद्योगिकरण होगा वहाँ पर जनसंख्या का विस्तार होगा, बढ़ेगा, तो शिक्षा के लिए और शिक्षा संस्थानों का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, विभिन्न तरह के अवसर वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जहाँ पर होंगी वहाँ पर नगरों का विकास ज़्यादा तेजी से और गति से हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि यदि मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या होगा कि उससे संबंधित रॉ मटेरियल वहाँ हो। अब जैसे हम लोगों को ये अपने ही क्षेत्र का एक उदाहरण, अपने लाल कुआं छोटे से कस्बे का हम लोग उदाहरण ले लें, तो वहाँ पर बिरला की सबसे बड़ी कागज़ बनाने की फैक्ट्री लगी। तो कागज़ बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर क्यों हुई? आज वहाँ पर कम से कम 10 से 15,000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो 15,000 लोगों को रोजगार मिला, तो वो इंडस्ट्री इसलिए ज़्यादा सफल हो सकी कि वहाँ यहाँ पर रॉ मटेरियल था, उसे दूसरे जगहों पर ले जाने की सुविधा थी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी। तो अनुकूल परिस्थितियां जहां होती हैं उसी के आसपास नगरों का क्लस्टर जो है डेवलप होता है, और कुछ नगर विकसित भी किए जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, भारत का सबसे प्लान्ड अर्बन एरिया है, उस सेक्टरों में बटा है तमाम सारी सुख सुविधाओं से। और आज इन 5-6 वर्षों में एनडीए की सरकार के बाद से नगरों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और नगर में सुख सुविधाओं का विस्तार हो, इस पर बल दिया जा रहा है। कुछ प्रांत बनने के बाद या इन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहुत सारे राज्य बने। तो राज्य बनने के बाद से उन राज्यों की राजधानियां बनती हैं। तो बहुत सारे राज्य ऐसे रहे कि अपनी अलग अलग राजधानियां विकसित किए। तो राजधानियां विकसित होने के कारण उन जगहों पर नगरों का विकास होता है, नगर वो बनता है, वहाँ पर सचिवालय होता है, विधानसभा होता है, तमाम रोजगार के लिए ऑफिस बनते हैं। तो वहाँ पर नगरों का विकास होना स्वाभाविक है। तो राजधानी या राजधानी क्षेत्र विकसित होने से आज हम लोगों के देखा जाए तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर कम से कम 4-5 करोड़ की आबादी उस एरिया में है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पूरे जो उसके दिल्ली से जल लगे हुए जो जितने ज़िले हैं, उन सभी जगहों पर तेजी से नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। सैनिक छावनी क्षेत्रों का विकास, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल एरियाज बनती हैं, तमाम सैनिकों के रहने के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए जो सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर भी नगरीय क्षेत्र या नगर विकसित होता है। अब नगरीकरण में जो उद्योगों का विकास है वो उन अपनी शर्तों पर है। वो
कि जहाँ पर जिस तरह की सुविधा होगी उस हिसाब से वहाँ पर उन सारी चीज़ों को विकसित किया जाएगा। अब भारत में सामाजिक परिवर्तन में नगरीकरण की भूमिका, ये तो आवश्यक दशाएं थीं जो नगरीकरण के विकसित होने में अपना योगदान करती हैं। अब क्या क्या भारत में सामाजिक परिवर्तन में नगरीकरण की भूमिका रही है, उनके कुछ बिंदु हम आपके सामने रख दे रहे हैं। कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, इस पर बहुत सारी हम स्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि तमाम सारे संबंध बदलते हैं। नगरों के विकास होने में द्वितीयक संबंधों की प्राथमिकता है। प्राथमिक संबंधों की जो मजबूत डोर है वो टूटती है। तार्किक दृष्टिकोण का विकास, नगरीकरण ने सबसे बड़ा जो रोल अदा किया वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया। फिर से स्त्रियों की स्थिति में सुधार नगरीकरण के कारण हुआ है कि आज परिवार में उनकी परिस्थिति और भूमिका में निश्चित रूप से बदलाव हम सब देखने को पाते हैं। श्रम विभाजन और श्रम का विशेषीकरण, एक बदलाव ये भी हुआ है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, तो हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा कर ली कि जाति व्यवस्था के किन किन बिंदुओं में कहाँ कहाँ कितनी सारी चीज़ें थीं जो बदलती चली गई। ये मुख्य हेडिंग होगा कि जाति व्यवस्था में व्यवसाय और व्यवसायिक गतिशीलता का बढ़ना। तो जब जाति की जो सबसे मौलिक विशेषता थी वो विशेषता यही थी कि व्यवसाय बदलने के लिए अवसर कम था, तो आज व्यवसायिक गतिशीलता के कारण व्यवसाय बदलने या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता अब हमारे पास है। अर्थव्यवस्था में सुधार, तो स्वाभाविक है कि जब प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त जिस जगह पर द्वितीयक क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र में कार्य के अवसर या उसकी भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस जगह का या उस क्षेत्र का या उस समाज का विकास होगा। और एक विश्व बाजार के रूप में, अगली जो हेडिंग है, भारत एक विश्व बाजार के रूप में उभर के आया है। ये अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन शब्द को भी हम लोग जोड़ लिए क्योंकि ये मिलती जुलती प्रक्रियाओं में से एक है। तो नगरीकरण ने भारत को विश्व बाजार के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ पर जनसंख्या है तो हर कोई यहाँ पर रोजगार के अवसरों की तलाश में रहता है, अपने व्यापार के तलाश में यहाँ पर रहता है। अब ये यदि सारी चीज़ें हुई हैं तो स्वाभाविक रूप से विकास में ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सार्थक ही परिणाम देने वाले कारक वहाँ पर उभर के आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी तो उसमें कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनघनत्व वहाँ पर ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर उस समाज के लिए भी कुछ अपनी समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को भी हम लोग बहुत संक्षेप में यहाँ पर उल्लेखित कर लेते हैं। मकान और गंदी बस्तियों का निर्माण, तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, मकान सटा होगा, मकान की कमी होगी तो गंदी बस्तियों का निर्माण होगा। तो पहली हेडिंग यहाँ पर समस्या के रूप में मकान और गंदी बस्तियों का पाया जाना। भीड़ और निर्व्यक्तिकरण, क्राउड है तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, हम अगल और बगल के लोगों को ही नहीं जानते। तो ये स्थिति यहाँ पर दूसरी जो समस्या के रूप में ये होगी। जल आपूर्ति और जल निकासी की व्यवस्था, नगर की सबसे बड़ी समस्याओं में से ये है कि रोड पर पानी लग जाता है बरसात के समयों में, तो जल निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था होने की स्थिति नहीं। परिवहन और यातायात की भी समस्या रहती है, ट्रैफिक की बराबर प्रॉब्लम होती है, ऊर्जा की कमी होती है, बिजली कटौती रहती है, सफाई सैनिटेशन नहीं होता, प्रदूषण। तो ये बिंदु परिवहन और यातायात के साधन की समस्या, ऊर्जा की कमी, सफाई की व्यवस्था, प्रदूषण, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहीं। अब नगरीकरण के इन समस्याओं के कारण कौन कौन से हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो प्रव्रजन, बहुत तेजी से विकास। अब बिना व्यवस्था हुए ही बड़े बड़े अब महानगर बनते चले जा रहे हैं। 50 लाख 60 लाख की आबादी वाले बहुत सारे नगर हो गए हैं। तो एक बार क्लस्टर के रूप में पॉपुलेशन जब होगा, प्रव्रजन होगा, वो कारक है, फैक्टर, कि हम
चीज़ों के प्रयास में रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, तो उस बेहतर ज़िंदगी के प्रयास के लिए हमको प्रवचन करते हैं। औद्योगिक विकास ये भी एक कारक है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगती है, रोजगार के अवसर के तलाश में हम लोग भागे रहते हैं, जाते हैं, ताकि हमको वहाँ पर सुविधाओं का होगा, मिलेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव होगा। अच्छा, दोषपूर्ण नगरीय व्यवस्था, प्लानिंग नहीं है, तो भारतवर्ष में इस पर इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। तो प्लान्ड वे में चीज़ों को बसाने की ज़रूरत है कि रोडें उस कॉलोनी की ठीक हों, वहाँ पर पहले सैनिटेशन की व्यवस्था कर दी जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, पार्क की व्यवस्था कर दी जाए, तब वहाँ पर उस सेक्टर को विकसित किया जाए। और स्वार्थी शक्तियाँ, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो भी नगरीकरण के ये समस्याओं को पैदा करने में बहुत बड़ा दो अदा करते हैं। अब इनके लिए थोड़ी सी अगर समस्या तक ही हम न छोड़ करके इन समस्याओं के समाधान के लिए भी निरंतर प्रयास होते रहते हैं। तो उन प्रयासों में से एक कुछ बातें हम यहाँ पर उल्लेखित कर देंगे कि नगरीय केंद्रों को सुव्यवस्थित विकास और काम के अवसरों को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। कोई प्लान्ड वे में कोई चीज़ हो तो निश्चित रूप से उसका होगा। अब जैसे अपने यहाँ उत्तराखंड में रुद्रपुर के पास एक सिस्टमेटिक तरीके से सिडकुल की स्थापना हुई है, तो वहाँ पर रुद्रपुर और उससे आसपास का जो एरिया है वो अब बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है। यदि इस तरह की व्यवस्था बनती है तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव दूसरे लोगों पर ऊपर भी पड़ेगा। नगर नियोजन के साथ क्षेत्रीय नियोजन को भी महत्व दिया जाए। तो रीजनल प्लानिंग जब होगी, जिसका उदाहरण हम लोगों ने सिडकुल का दिया, तो इससे जो इम्बैलेंस होने की संभावना कम होगी। संरचनात्मक विकेंद्रीकरण किया जाए, सभी कुछ केंद्र के आधार पर निर्धारित न हो, राज्य स्तर भी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से। अब जैसे अपना उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में विकास के मॉडल के रूप में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोटे छोटे नगरों का विकास किया जा सकता है, तो वहाँ की चीज़ों को देख करके ही होगा वो चीज़। वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, यदि नगर वहाँ पर बन रहा है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वित्त की कमी न हो। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका विश्लेषण हम लोगों ने यहाँ पर किया। समय ज़्यादा हो रहा है, आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप सब इन कठिन परिस्थितियों में एक हम लोगों के साथ जुड़ करके अपने इस सिलेबस को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब भी आपके लिए जितना संभव हो सकता है वो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विभाग इस गतिविधि को जारी रखने में बहुत तत्पर है। आप अनेक जगहों से, अपने व्हाट्सएप्स के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से भी आप लोग फ़ोन करके हम लोगों से समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी सामाजिक समरसता को या सामाजिक संबंध को हम सब बनाए रखें। घरों में अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और इस अध्ययन के साथ कुछ खेलने के लिए इंडोर गेम को आप लोग डेवलप करें, ताकि मानसिक रूप से हम आप दोनों मजबूत हों। जब हमारा मेंटल स्टेटस मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस कठिन जो परिस्थितियां आई हैं इससे हम भी खुद निकलेंगे और दूसरे को निकालने में भी मदद करने की स्थिति में होंगे। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करें। इन 2 लेक्चरों के माध्यम से हम नगरीकरण के जो 3 बिंदु थे अपने सिलेबस में, इसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। इसी के साथ हम जो प्रयास हमने किया था, नोट्स जो कुछ निर्मित किया है, कुछ सेंट्रल बिंदु किया है, तो नोट्स और इन 2 कक्षाओं के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब नगरीकरण के तमाम बिंदुओं को समझने में सफल हुए होंगे और परीक्षा में जब भी ये परीक्षाएं आगे होंगी और यह सिलेबस में हमारे परीक्षा में आता है तो सब बढ़िया से बढ़िया आप लिखने में सफल होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।